गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी लोग। चलिए फिर से आज एक बार फिर से आपके अपने चैनल अजास्टर एडूट्यूब पर हम लोग पढ़ने के लिए तैयार हो जाएं। और आज हम लोग पढ़ेंगे इतिहास विषय। इतिहास के अंतर्गत हम लोग जो आज का टॉपिक है, आज हम लोग गुप्त वंश के बारे में अध्ययन करेंगे। गुप्त वंश के विभिन्न राजाओं का जो शासनकाल था उसके बारे में पढ़ेंगे। गुप्त वंश हम लोग जानते हैं कि 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व जिन 16 महाजनपदों का उदय हुआ था उनमें मगध सबसे शक्तिशाली और सबसे बड़ा महाजनपद हुआ, जो सभी महाजनपदों को अपने में समेट लिया। और इन मगध महाजनपद में विभिन्न राजवंशों ने शासन किया, जिसमें गुप्त वंश को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग भी कहते हैं और ये बहुत ही शक्तिशाली शासकों का एक वंशज था। इसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। गुप्त वंश देख रहे हैं। गुप्त वंश भारत के इतिहास में मगध पर ये 240 ईस्वी से लेकर के 550 ईस्वी तक इस वंश के राजाओं ने शासन किया। इसके संस्थापक यदि देखा जाए तो संस्थापक कौन थे? श्रीगुप्त। गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त है, जो कि लगभग 240 ईस्वी से 280 ईस्वी तक 240 से 280 ईस्वी तक गुप्त वंश के ये संस्थापक जो थे ये शासन किए थे। 240 ईस्वी से 280 ईस्वी तक ये शासन किए थे। एक्चुअली ये इलाहाबाद के एक सामंत थे, कोई बड़े राजा नहीं थे प्रारंभ में। यह एक इलाहाबाद के सिर्फ एक सामंत थे जिन्होंने गुप्त वंश की स्थापना किया था। ठीक है, शकों को परास्त कर करके इन्होंने जो सातवाहन वंश का जो अंतिम राजा था, लगभग ये 215 ईस्वी तक सातवाहनों ने शासन किया था। उसके बाद लगभग 25 वर्ष तक विदेशियों ने, शकों ने यहाँ पर शासन किया। उसके बाद उनको हरा करके श्रीगुप्त ने मगध पर अपना साम्राज्य की स्थापना किया। यदि हम देखें कि गुप्त वंश के इतिहास के जानकारी के क्या क्या स्रोत हैं, आप लोग पुस्तक में पढ़िएगा। इसके अलावा जो प्रमुख जानकारी के जो साहित्यिक स्रोत है उसमें है विभिन्न प्रकार के पुराणों में हम यदि देखेंगे तो वायु पुराण, मत्स्य पुराण, भागवत पुराण इत्यादि में हम गुप्त वंश के बारे में हम जानकारी हासिल कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त विशाख दत्त द्वारा रचित मुद्रा राक्षस में भी हम विशाख दत्त का एक नाटक है, इसमें हम गुप्त वंश के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। इसके अतिरिक्त समुद्रगुप्त का एक कवि था हरिसेन के द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्ति देखेंगे। इसका साहित्यिक स्रोत लिख देते हैं, आप भी नोट करेंगे। इसके जानकारी के साहित्यिक स्रोत कौन कौन थे? तो हम बोले पुराण में वायु पुराण, मत्स्य पुराण, भागवत पुराण। पुराण में क्या क्या होगा? वायु पुराण, भागवत पुराण, मत्स्य पुराण इत्यादि में इसका हम अध्ययन कर सकते हैं। इसी तरह विशाख दत्त द्वारा रचित विशाख दत्त का नाटक है मुद्रा राक्षस, इसमें भी हम गुप्त वंश के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। इसी तरह कालिदास का रचना, क्योंकि कालिदास भी विक्रमादित्य का दरबारी कवि था और 9 रत्नों में से एक था। कालिदास का मेघदूतम में भी हम कालिदास का मेघदूतम है। इसी तरह ऋतु संहार, इन पुस्तकों में हम गुप्त वंश के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त हरिसेन कौन था? ये समुद्रगुप्त का कवि था। इसने प्रयाग प्रशस्ति की रचना किया था, एक अभिलेख भी है यह। प्रयाग प्रशस्ति में हम इन सारे पुस्तकों में हम गुप्त वंश के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो ये इसका साहित्यिक स्रोत हो गया।
अब हम देखेंगे कि गुप्त वंश की स्थापना तो हम देख रहे हैं कि किसने किया था, श्रीगुप्त ने, जो कि एक इलाहाबाद के छोटा सा एक सामंत था जिसने गुप्त वंश की स्थापना लगभग 240 ईस्वी पूर्व किया था। और गुप्त वंश का जो मेन जो प्रशासनिक केंद्र था वो इलाहाबाद था। कहाँ था? इलाहाबाद था। इसके बाद श्रीगुप्त का पुत्र हुआ घटोत्कच। बढ़िया से लिख दो, घटोत्कच। ध्यान दो, एक घटोत्कच महाभारत में भी आप जानते होंगे। महाभारत में ये था एक, महाभारत में भीम का पुत्र, भीम एंड हिडिंबा, भीम की पत्नी का नाम था हिडिंबा, जिसके साथ गंधर्व विवाह हुआ था, है ना। और इसी का पुत्र था घटोत्कच। जिसने बहुत बलशाली था। अर्जुन के मारने के लिए जो कर्ण ने जो बाण रखा था उसी के बाण का यह शिकार हुआ था, अन्यथा वह बाण अर्जुन पर चलता और अर्जुन की मृत्यु हो सकता था। लेकिन ये घटोत्कच वही था। घटोत्कच का पुत्र का नाम क्या था? बर्बरिक। ये भी एक महाराजा जो महाभारत में सबसे अंतिम तक ये रहा, युद्ध को देखा। कृष्ण जी ने इनको सिर काट करके एक पेड़ पर रख दिए थे, बर्बरिक। चलिए अब हम देखते हैं, ये घटोत्कच नहीं था, ये दूसरा घटोत्कच था। तो घटोत्कच ने शासन किया 280 से लेकर के, घटोत्कच का शासन रहा जो कि चंद्रगुप्त प्रथम का यह पिता था। घटोत्कच ने 240 से 280 तक ये शासन किया। 280 से 319 ईस्वी तक शासन किया। इसका पुत्र जो था वो था चंद्रगुप्त प्रथम। यही वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, वास्तविक संस्थापक। यह एक शक्तिशाली राजा था, महाराजा था, जिसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण किया था। महाराजाधिराज की उपाधि धारण किया था। 319-20 से महाराजाधिराज 319-20 से 335 ईस्वी तक शासन किया था। 335 ईस्वी तक, लगभग 35 वर्षों तक ये शासन किए। और इन्होंने ही राज्याभिषेक के दौरान, राज्याभिषेक कब हुआ था? 1920 में। तो इस उपलक्ष्य में गुप्त संवत की स्थापना किया था। गुप्त संवत की स्थापना, जैसे हमारा राष्ट्रीय पंचांग संवत प्रधारित है ना कनिष्क के द्वारा ये शक संवत की स्थापना किया गया था। तो ये गुप्त संवत की स्थापना चंद्रगुप्त प्रथम ने किया था 320 ईस्वी पूर्व। ठीक है, ये 320 ईस्वी से 335 ईस्वी तक शासन किए। अब चंद्रगुप्त प्रथम का जो पुत्र था, चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र हुआ समुद्रगुप्त। इनकी विवाह हुआ था लिच्छवी राजकुमारी। विवाह किनके साथ हुआ था? लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी के साथ हुआ। और इस तरह चंद्रगुप्त प्रथम एंड कुमार देवी के द्वारा जो पुत्र हुआ, भारतीय इतिहास का एक गौरव और एक महान बलशाली राजा, जिसको हम लोग समुद्रगुप्त परांतक के नाम से जानते हैं। समुद्रगुप्त, इनको परांतक भी कहते हैं, समुद्रगुप्त परांतक, समुद्रगुप्त के नाम से जानते हैं, है ना। समुद्रगुप्त भारतीय इतिहास का एक महान राजा था और इसका शासनकाल था 335 ईस्वी से लेकर के लगभग 375 ईस्वी तक ये शासन किया था। लगभग 40 वर्षों तक, 40 वर्षों तक इसका शासन रहा। भारत के इतिहास में महान राजा, जिसको कि भारत का नेपोलियन भी कहते हैं,
ये समुद्रगुप्त जो कि चंद्रगुप्त प्रथम और कुमार देवी का पुत्र था, 335 से 375 ईस्वी तक शासन किया था। इसने भारत का साम्राज्य को सबसे अधिक बढ़ावा दिया। भारत का इस तरह से यदि देखा जाए भारत के ये यदि हम छोटा मोटा बना दिए, ये नक्शा बना दे रहे हैं आपके सामने, ये नक्शा है मोटा मोटी। तो ये भारत का यदि नक्शा है तो अब इसका साम्राज्य देखेंगे कहाँ है। भारत में ये तो अभी वर्तमान भारत है, लेकिन पहले ये लगभग ये क्षेत्र था पूरा। समुद्रगुप्त ने इन तभी क्षेत्रों को जीत लिया था और ये सब लगभग क्षेत्र थे, ये लगभग ये क्षेत्र, ये पूरा क्षेत्र था भारत के मगध के अधीन इन्होंने मिला लिया था। ये मगध के अधीन इन्होंने मिला लिया था। इस क्षेत्र, ये गंगा के मैदान है, पश्चिमोत्तर भारत है, पूर्वोत्तर भारत है और ये मध्य भारत और ये विंध्याचल क्षेत्र, विंध्य क्षेत्र, गंगा मैदान, गंगा का मैदान है, ये विंध्य क्षेत्र है, ये है मध्य क्षेत्र है और ये पश्चिमोत्तर भारत है और ये पूर्वोत्तर भारत। ये पूरे के पूरे क्षेत्र जो था वो समुद्रगुप्त ने मगध के अधीन कर दिया था। भारत का क्षेत्र का विस्तार बहुत अधिक किया था। समुद्रगुप्त का ये क्षेत्र था, हमें बताएं। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहते हैं और समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा था? विंसेंट स्मिथ। विंसेंट स्मिथ विंसेंट स्मिथ महोदय ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा। अब आप समझिएगा कि नेपोलियन क्या इसके पहले था? समुद्रगुप्त के पहले नहीं था। नेपोलियन तो समुद्रगुप्त के काफी बाद का राजा हुआ, एक फ्रांस का राजा था। नहीं, जो फ्रांस की क्रांति के बाद लगभग 1799 से लेकर के 1815 ईस्वी तक फ्रांस का नेतृत्व अपने हाथों में लिया और फ्रांस का जो दबदबा था पूरे यूरोप में बनाया और 1804 ईस्वी से लेकर के वह 1815 ईस्वी तक फ्रांस का राजा रहा और वह युग ही यूरोप का नेपोलियन युग कहलाता है। ठीक है, जिसका पतन वाटरलू के युद्ध के बाद ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिक के द्वारा और विभिन्न जो निरंकुश राजा थे उन्होंने मिल करके वाटरलू के युद्ध में हराया और उसके बाद नेपोलियन युग का पतन हुआ। उसके बाद मेटरनिक युग आ गया 1848 ईस्वी तक। चलिए, नेपोलियन एक महान राजा था, लेकिन वो बाद के राजा था, समुद्रगुप्त के काफ़ी बाद। समुद्रगुप्त चूंकि 335 ईस्वी से 375 ईस्वी तक, आप सोच सकते हैं कि तो क्या उसके पहले नेपोलियन था? नहीं। अब वर्तमान में चूंकि ये विश्व का एक महान राजा था तो विंसेंट स्मिथ ने अब उसके बाद 19वीं शताब्दी में ये इसकी तुलना नेपोलियन से किया है, ना कि ये पहले नेपोलियन था, बाद के राजा था। लेकिन अब वर्तमान में ने इसकी तुलना किया है कि ये ऐसा था जैसे कि अभी वर्तमान में नेपोलियन, ऐसा इसकी वीरता की तुलना, पराक्रम की तुलना नेपोलियन से किया है। जिस तरह ये साम्राज्य का विस्तार किया, ये भी समुद्रगुप्त किया था। ठीक है, तो समुद्रगुप्त को भारत की नेपोलियन किसने कहा? विंसेंट स्मिथ ने किया। ठीक है, चलिए, समुद्रगुप्त ने मगध का विस्तार 5 चरणों में किया था, अलग अलग राजाओं को हराया था, जिसको विस्तार में फिर हम आपको बताएंगे। अभी फिलहाल हम गुप्त वंश के विभिन्न राजाओं को हम इस वीडियो में बता रहे हैं। तो चलिए, समुद्रगुप्त जितना ही पराक्रमी था, इसका 2 पुत्र हुए। इसका एक पुत्र हुआ रामगुप्त और इसका एक पुत्र था चंद्रगुप्त भी था, सिर्फ चंद्रगुप्त था। तो रामगुप्त जो था, जितना ही ये पराक्रमी था, इतना ही यह कायर था। ये कायर राजाओं में से एक था, समझा। इसी के समय में शक ने पुनः आक्रमण किया, शकों के द्वारा यह परास्त हो गया। शकों के द्वारा यह रामगुप्त परास्त हो गया। यह परास्त ही नहीं हुआ, इसकी पत्नी थी, क्या नाम था? ध्रुवा देवी। इसकी पत्नी का क्या नाम था? ध्रुवा देवी। शकों ने इसको परास्त भी किया और इसके शासन पर अधिकार भी कर लिया। ये 300 देख रहे हैं, 335 से 375 ईस्वी तक शासन किया और फिर ये 5 वर्षों का जो भारतीय इतिहास का जो इतिहास काल है, वो इसमें शकों का फिर से शासन
कुछ क्षेत्रों पर कर लिया गया। रामगुप्त की पत्नी जो थी ध्रुवा देवी, ये भी वो शक राजा ने हर के लेके चला गया। और फिर बाद में चल करके इसकी इज्जत को बचाया किसने? इसी का भाई था चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त परांतक। चंद्रगुप्त परांतक इसने क्या किया कि पुनः इसकी जो जीता हुआ जो क्षेत्र था, जो शकों द्वारा जीत लिया गया था, पुनः चंद्रगुप्त परांतक ने क्या किया? शकों के द्वारा वह छीना और ध्रुवा देवी को वापस लाया। इसने क्या किया? ध्रुवा देवी को वापस लाया। और ध्रुवा देवी को वापस ला करके इससे, चूंकि हार गया था तो ये मारा भी गया, तो इसके बाद ध्रुवा देवी से स्वयं कौन किया? चंद्रगुप्त परांतक विवाह किया। और यही चंद्रगुप्त परांतक और ध्रुवा देवी का पुत्र जो हुआ वो हुआ चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त द्वितीय जिसको कहते हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय। भारतीय इतिहास का समुद्रगुप्त जितना महाराज था वैसा ही एक पराक्रमी राजा चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसको हम विक्रमादित्य भी कहते हैं। विक्रमादित्य। हो गया है समय जगह, तो हम इसको फिर से मिटाते हैं। समुद्रगुप्त का शासन देख रहे थे। समुद्रगुप्त का शासन रहा 335 ईस्वी से 375 ईस्वी तक। इसके बाद शासन किया कौन? रामगुप्त एंड चंद्रगुप्त परांतक, है ना। और इसका पुत्र हुआ 380 तक इसमें शासन किया, इसका पुत्र हुआ। इसके बाद का शासक था चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय जिसको हम विक्रमादित्य भी कहते हैं, यह एक महान राजा था। इसके समय में भी मगध का विस्तार हुआ और यह विद्वानों को संरक्षण देने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था। चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल जो था, चंद्रगुप्त द्वितीय ने 380 से 415 ईस्वी तक, 380 से 415 ईस्वी तक शासन किया। इसके दरबार में ही 9 रत्न थे। इसके दरबार में कितने रत्न थे? इसके दरबार में 9 रत्न थे। जिस भारतीय इतिहास में देखा जाए तो 2 महान राजा थे, एक अकबर और एक चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय जो थे गुप्त वंश का, जिसको कि भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग के नाम से भी जानते हैं, है ना। भारत के इतिहास, प्राचीन भारत काल में यदि सबसे ज़्यादा भारत का उत्थान हुआ, विकास हुआ तो गुप्त वंश के शासनकाल में। तो ये समुद्रगुप्त जो था सबसे पराक्रमी राजा था, उसी का पुत्र चंद्रगुप्त द्वितीय। इसके दरबार में 9 रत्न, एक अकबर के दरबार में भी 9 रत्न थे, बीरबल, है ना, मानसिंह, वे सब, तानसेन, इसी तरह चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में भी 9 रत्न थे। इन 9 रत्नों के नाम जरा आप लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। 9 रत्न में सबसे ज़्यादा धन्वंतरी प्रमुख, सभी प्रमुख एक पर एक थे। धन्वंतरी जो एक प्रमुख आयुर्वेदाचार्य थे, धन्वंतरी। दूसरा छपनक, अमर सिंह, कालिदास एक महान लेखक जो भारत के इतिहास का एक महान लेखक, कवि कुल गुरु कालिदास के नाम से जानते हैं। अमर सिंह, कालिदास, शंकु, छठा बेताल भट्ट, बेताल भट्ट के अतिरिक्त घटकरपर, ये घटकरपर, बाराह मिहिर एंड वररुचि। ये कालिदास नहीं, ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त द्वितीय के यानी विक्रमादित्य के दरबार के ये 9 रत्न थे। फिर से एक बार देख लीजिए, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में जो 9 रत्न थे वे थे धन्वंतरी, छपनक, अमर सिंह, कालिदास, शंकु,
बेताल भट्ट, घटकर पर, बाराहमीर और वररुचि। और चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल जो था 380 से 415 ईस्वी तक रहा। इसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय का जो उत्तराधिकारी हुआ कुमार गुप्त था। इसका उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कुमार गुप्त प्रथम, ये प्रथम थे, कुमार गुप्त प्रथम। इसका शासनकाल था 415 से 455, ये भी लगभग 40 वर्षों तक शासन किए। 415 से 455 ईस्वी तक यह शासन किया। यह भी एक महान राजा था, मजबूत राजा था। इसने भी अपने जो मगध का साम्राज्य था उसकी विस्तार को बरकरार रखा, स्थिति को बरकरार रखा। ठीक है। इसका जो पुत्र हुआ वो स्कंदगुप्त था। स्कंदगुप्त, ये इसलिए इसको जानिए, इसका शासनकाल लिख देते हैं। स्कंदगुप्त का शासनकाल 455 से 467 ईस्वी तक ये शासन है स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त के समय में ही हूणों का आक्रमण हुआ था। हूणों का आक्रमण, रामगुप्त के समय में शकों का आक्रमण हुआ और शकों ने रामगुप्त को हराया, उसकी पत्नी ध्रुवा देवी को भी लेकर के चला गया। लेकिन हूणों का आक्रमण किया, स्कंदगुप्त के शासनकाल में हूणों ने आक्रमण किया, परंतु इस हूणों को ये स्कंदगुप्त ने हरा दिया था। ये जीता और ये हारा था और स्कंदगुप्त जीत गए थे। ठीक है। तो ये 455 ईस्वी से 467 ईस्वी तक सफलतापूर्वक शासन किया। इसके बाद इसका भाई था कुमारगुप्त प्रथम का ही एक पुत्र था जिसका नाम था पुरुगुप्त, और इसने 467 से 473 ईस्वी तक इसका भाई था। इसका भाई और इसका पुत्र हुआ पुरुगुप्त। ये 467 ईस्वी से 475 ईस्वी तक शासन किया। पुरुगुप्त का 3 पुत्र हुए। पुरुगुप्त के, अब यहाँ चलते हैं, पुरुगुप्त के 3 पुत्र हुए। पुरुगुप्त का 3 पुत्र हुआ। एक कुमार गुप्त द्वितीय, जिसने कुमार गुप्त द्वितीय, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कुमार गुप्त द्वितीय। इसने 473 ईस्वी से 476 ईस्वी तक शासन किया। इसका भाई था बुद्धगुप्त। ये 476 से 495 ईस्वी तक शासन किया। और ये है तीसरा है नरसिंहगुप्त। नरसिंहगुप्त का शासन 495 से 495 से लगभग 530 ईस्वी तक। अभी इन तीनों में ये महान था, ये शक्तिशाली था। नरसिंहगुप्त ये एक शक्तिशाली राजा था। देख रहे हैं 495 से 530 लगभग 35 वर्षों तक शासन भी किया, है ना। इसी का एक और, चूंकि ये बड़ा साम्राज्य इसका था, इसके एक छोटा सा राज्य का उत्तराधिकारी बनाया था भानुगुप्त को। भानुगुप्त ये पूरा उत्तराधिकारी नहीं था, सिर्फ एक नरसिंहगुप्त के अंदर शासन करने वाला एक राजा था जिसने 510 ईस्वी तक लगभग शासन किया था। और ये मालवा का शासक था। फिर नरसिंहगुप्त का जो पुत्र हुआ, नरसिंहगुप्त का पुत्र हुआ कुमारगुप्त तृतीय। नरसिंहगुप्त का पुत्र हुआ कुमारगुप्त तृतीय। ये 530 ईस्वी से 540 ईस्वी तक शासन किया कुमारगुप्त तृतीय। और इसका पुत्र जो था गुप्त वंश का अंतिम राजा विष्णुगुप्त जो अंतिम राजा, गुप्त वंश का अंतिम राजा, गुप्त वंश का अंतिम राजा, लगभग 540 ईस्वी से 550 ईस्वी तक ये शासन किया था। ठीक है।
तो इस तरह से गुप्त वंश का अंतिम राजा कौन था? विष्णुगुप्त, जो 550 ईस्वी तक भारतीय इतिहास का जो प्रमुख एक महान महाजनपद था मगध, उस पर शासन किया। गुप्त वंश की शुरुआत कहाँ से हुआ? श्रीगुप्त इसके संस्थापक है ना, संस्थापक कब स्थापना किया? 240 ईस्वी में, और अंत हुआ विष्णुगुप्त ने। विष्णुगुप्त कब? 550 ईस्वी। इस तरह लगभग 300 वर्षों तक भारतीय इतिहास का यह स्वर्ण युग गुप्त वंश रहा। 300 वर्षों का शासनकाल भारतीय इतिहास काल का गुप्तों के द्वारा, जिसको कि भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहते हैं। इसके बारे में आप लोगों ने देखा, एक बार फिर से मैं बता देता हूँ गुप्त वंश के विभिन्न राजाओं के नाम। सबसे पहला इसका संस्थापक श्रीगुप्त था। श्रीगुप्त का पुत्र हुआ घटोत्कच, घटोत्कच का पुत्र हुआ चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र हुआ, और उसकी पत्नी कुमार देवी से जो भारत का इतिहास का महान राजा समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त का पुत्र हुआ रामगुप्त और चंद्रगुप्त प्रांतक, और उसका पुत्र हुआ चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का उत्तराधिकारी था कुमारगुप्त प्रथम, जो 415 से 455 ईस्वी तक शासन किया, और कुमारगुप्त प्रथम का जो उत्तराधिकारी था स्कंदगुप्त, जिसके समय में सबसे पहले भारत पर हूनों का आक्रमण हुआ, और जिसके आक्रमण को उन्होंने परास्त करके उसके आक्रमण को बेकार कर दिया। और स्कंदगुप्त का शासन रहा 455 ईस्वी से 467 ईस्वी तक। उसके बाद स्कंदगुप्त का भाई और कुमारगुप्त प्रथम का जो पुत्र था पुरुगुप्त ने शासन किया लगभग 7 वर्षों तक, 467 से 475 ईस्वी तक। पुरुगुप्त का पुत्र 3 हुए, कुमारगुप्त द्वितीय, बुद्धगुप्त और नरसिंह गुप्त। इनमें सबसे शक्तिशाली, सबसे अधिक दिन तक शासन किया नरसिंहगुप्त। कुमारगुप्त द्वितीय का शासनकाल रहा 473 से 476 ईस्वी तक, बुद्धगुप्त 476 से 495 ईस्वी तक, और नरसिंहगुप्त का शासनकाल रहा 495 से 530 ईस्वी तक। भानुगुप्त के बारे में देखा जाता है कभी कभी कि उसका उत्तराधिकारी था, लेकिन उसका उत्तराधिकारी नहीं था। ये नरसिंहगुप्त का एक अधीन शासन करने वाला एक शासक था जिसने मालवा पर शासन किया था। और नरसिंहगुप्त का पुत्र हुआ कुमारगुप्त तृतीय। कुमारगुप्त तृतीय का शासन रहा 530 से 540 ईस्वी तक, और इसी का पुत्र कुमारगुप्त तृतीय का पुत्र हुआ विष्णुगुप्त, जो गुप्त वंश का अंतिम राजा 540 से 550 ईस्वी तक शासन किया। इस तरह से आज हम लोग पढ़े भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग के नाम से जाने जाने वाला गुप्त वंश के बारे में जानकारी। विशेष आगे और इतिहास के विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों को लेकर के, हम टॉपिक को लेकर के हम आएंगे अगले वीडियो में। तब तक इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद।